नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। कल जो हुआ है गजा के अंदर, कल जो हुआ है फलस्तीन में, नासिर हॉस्पिटल खान यूनिस का था, उस पर जो हुआ है वो सारी दुनिया ने देखा है। शैतानियत की ऐसी इंतहा शायद ही किसी ने देखी हो कि अस्पताल पे बम छोड़ा गया, अस्पताल पे बाकायदा हमला हुआ और उसमें 5 पत्रकारों को, 5 सहाफियों को शहीद कर दिया गया। ये 5 सहाफी जो दुनिया भर के बड़े बड़े जो अखबार हैं उनके लिए काम करते थे, मिडिल ईस्ट मॉनिटर के लिए, राइटर्स के लिए, अल जजीरा के लिए, ऐसे जगहों के लिए ये काम करते थे। पहला हमला हुआ और पहले हमले के बाद ये सारे के सारे जर्नलिस्ट वहां पे पहुंच गए ताकि फोटो खींच सकें, दुनिया भर को दिखा सकें। और उसके तुरंत बाद दूसरा हमला होता है, 10-12 मिनट के बाद दूसरा हमला होता है। और जो लोग वहां पर थे, एक तो ये सहाफी और दूसरे वो लोग जो लोगों को बचा रहे थे या जो लोग मारे गए थे, उनकी लाशें वहां से हटा रहे थे, उनको निशाना बनाया गया दूसरे हमले में 10-15 मिनट बाद। और उसमें 5 सहाफियों के साथ साथ तकरीबन 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। आप लोगों को शायद पता होगा कि यह आईएसआई का मोडस ऑपरेंडी रहा है। आईएसआईएस इसी तरह से हमला करता रहा है, हमला करो और उसके 10-15 मिनट बाद दूसरा हमला करो। कहीं भी आप हमला करते हैं, बम गिरता है, जाहिर तौर पर नुकसान होगा और नुकसान के बाद लोग वहां पर इकट्ठा होंगे कि जो मारे गए हैं उनमें से जिनको बचाया जा सके उनको बचा लिया जाए। और जो लोग बचाने पहुंचे हैं और पत्रकार सहाफी जो वहां पहुंचेंगे उसको शूट करने के लिए, उनको आप मार डालिए। इसको डबल टैप टेक्निक कहते हैं और यह हर तरह से माना जाता है कि नियमों के खिलाफ है, जेनोसाइडल है और साथ में यह वार क्राइम है। सारी दुनिया ने इसको लाइव टीवी पर देखा, एकदम लाइव टीवी पर प्रसारित होते हुए देखा, क्योंकि वहां पर पत्रकार थे जो उसको कवर कर रहे थे, उसका वीडियो चला रहे थे। सारी दुनिया ने देखा है यह बेशर्म कारनामा इजराइल का। जो मारे गए हैं उनमें से एक थी मरियम अबू डका। मरियम अबू डका जो थी, उनको हम लोग इसलिए जानते थे, कुछ दिनों पहले उनका वीडियो आया था, उन्होंने अपने बाप को किडनी दी थी। उनके बाप की दोनों किडनीज खराब हो गई थी, उन्होंने अपने बाप को किडनी दी थी, उनका इलाज हो गया था। उसके बाद का यह वीडियो है जब बाप से अपने गले मिल रही हैं। मरियम ने अपने बाप को अपनी किडनी दी थी, लेकिन अपना दिल अपने मुल्क को दिया था और अब अपनी जान भी उसी मुल्क के लिए शहीद कर दी। यहां से हम क्या कर सकते हैं? उनकी शहादत को और उनके साथियों की शहादत को सिर्फ सलाम कर सकते हैं, लेकिन इसका मैसेज बहुत दूर तक गया है। आप सोचिए, नेतन्याहू जिसने कभी किसी तरह का खेद नहीं व्यक्त किया, जिसने कभी किसी तरह का अफसोस नहीं किया, हर बार जब सहाफी मारे गए, 250 के आसपास सहाफी मारे जा चुके हैं, जब भी सहाफी मारे गए तो यही कहा गया कि ये लोग हमास के थे। वो नेतन्याहू आता है, वीडियो बनाता है और कहता है आई डीपली रिग्रेट, मुझे सख्त अफसोस है। साथ में कहता है ये टेरिबल मिस्टेक थी, बहुत बड़ी गलती हो गई। यानी कहना यह चाह रहा है कि हम मारना नहीं चाहते थे, गलती से मारे गए। आईडीएफ कह रहा है कि हमने कभी भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, शहरियों को निशाना नहीं बनाया। बहाना यह बनाया जा रहा है कि अस्पताल की 4थी मंजिल पर सबसे टॉप पे कैमरा था, जिससे इजराइल की हरकतों पर नजर रखी जाती थी, उस कैमरे को निशाना बनाया गया था। जवाब इस बात का देना चाहिए कि फिर डबल टैप क्यों हुआ, और जवाब कहीं और से देने की जरूरत नहीं है। इजराइल की एक पुरानी आदत है, अंग्रेजी में वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए लिखता है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जो उसके अंग्रेजी के अखबार हैं, जो उसके अंग्रेजी के चैनल हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं। लेकिन हिब्रू के जो चैनल हैं, जो लोकल चैनल्स हैं, वो बिल्कुल सच कहते हैं। सच मतलब वो नंगा सच कहते हैं इजराइल का, जो दुनिया से छुपाया जाता है। आप देख सकते हैं, एक तरफ अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है जिसमें यह कहा गया है गलती से हो गया, नेतन्याहू को अफसोस है, और दूसरी तरफ न्यूज 14 की खबर है। और न्यूज 14 बहुत साफ साफ बता रहा है, टीवी चैनल पर, लाइव टीवी चैनल पर बता रहा है कि यह सब कुछ प्लान तरीके से हुआ, सीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हुआ। इजराइल की प्लानिंग थी यह, और प्लान तरीके से उन सहाफियों को मारा गया, प्लान तरीके से खान यूनुस के नासिर हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। और यही सच है, यही सच है कि इजराइल ने जो किया वो जानबूझकर किया।
दुनिया तमाम बातें कर रही है। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ट्वीट किया है। जर्मनी, जिसने अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हथियार दिए हैं इजराइल को, उसने ट्वीट किया है। सब ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इन ट्वीट्स का कोई क्या करेगा? सऊदी अरबिया या कतर, जो हर बार मजम्मत करके रह जाते हैं, इस मजम्मत का कोई क्या करेगा? इन सब ने इजराइल को खुली छूट दी हुई है कि फलस्तीनियों को जैसे मार सकते हो वैसे मारो, और इजराइल ने नियम बना लिया है कि रोज तकरीबन 100 लोगों को तो मारना ही है। सहाफियों को इसलिए मारा जा रहा है कि फलस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बाहर ना आए। अभी कुछ दिन पहले एक सहाफी को मारा गया था, अभी 5 पत्रकारों को फिर मार दिया गया। ये अगर जेनोसाइड नहीं है, ये अगर वार क्राइम नहीं है, तो मुझे बताया जाए कि आखिर वार क्राइम होता क्या है? मजम्मत कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। अरे कितनी मजम्मत करोगे भाई? ओआईसी की मीटिंग चल रही थी। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, टर्की उसमें बैठा हुआ है, ईरान बैठा हुआ है, सऊदी अरबिया बैठा हुआ है, सारे बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज बैठी हुई हैं, अरबों खरबों जिनके खजानों में पड़े हुए हैं, बड़े बड़े हथियार जिन्होंने खरीद के रखे हुए हैं। बातें बातें बातें, सिर्फ बातें। यूरोप के नेशन, फलस्तीन को हम आजाद मुल्क का दर्जा दे देंगे। अरे जब फलस्तीन बचेगा तब तो आजाद मुल्क का दर्जा दोगे। गजा में लगातार लोगों को मारा जा रहा है, वेस्ट बैंक में लगातार लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, ऑलिव के, जैतून के पेड़ काटे जा रहे हैं, ऊंट चुराए जा रहे हैं, पानी बंद किया जा रहा है। ये सारा कुछ करके फलस्तीन को खत्म करने की साजिश हो रही है, और तुम सिर्फ बातें 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 कर रहे हो। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने ओआईसी की मीटिंग में कहा कि यूएनजीसी से सस्पेंड कर देना चाहिए इजराइल को। रूल जो है, यूनाइटेड नेशंस के जो रूल हैं, उसमें जो बार बार युद्ध अपराध करता है, बार बार यूनाइटेड नेशन का कहा नहीं मानता है, उसको यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल से निकाला जा सकता है। उन्हीं रूल्स का हवाला देकर टर्की के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि इजराइल को यूएनजीसी से निकाल दिया जाना चाहिए। पूछना यह चाहिए कि क्या आपने इजराइल के साथ अपने रिश्ते तर्क कर लिए? क्या आप जो तिजारत कर रहे हैं इजराइल के साथ वो खत्म हो गई? अगर नहीं हुई, अगर इजराइल से आपकी अंदरूनी दोस्ती बनी हुई है, तो फिर बातों का कोई क्या कर लेगा? बातें करते रहिए। आपको याद होगा, मैंने अपने एक वीडियो में मेलोनी ट्रंप के एक लेटर का जिक्र किया था, जिसमें यूक्रेन के जो बच्चे मारे जा रहे हैं, उन बच्चों के बारे में उन्होंने खत लिखा था पुतिन को, और मैंने पूछा था कि क्या मेलोनी ऐसा ही खत लिख सकती है नेतन्याहू को गजा के बच्चों के लिए? टर्की की जो फर्स्ट लेडी हैं, अर्दोगान की जो पत्नी हैं, अहलिया हैं, उन्होंने एक खत लिखा है मेलोनी ट्रंप को और कहा है गजा के बच्चों के बारे में भी आप बात करिए। लिख दिया खत, बन गई हेडलाइन, बात खत्म। टर्की के पास तो क्या नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जब जंग जैसे हालात बने थे तो पाकिस्तान को ड्रोन भेज रहा था टर्की। वही टर्की फलस्तीन को ड्रोन क्यों नहीं भेज सकता है? पाकिस्तान को अगर ड्रोन भेज सकता है मुस्लिम होने के नाते, तो फलस्तीन को क्यों नहीं भेज सकता है? ये मुस्लिम वगैरह की बात सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए है, आम आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है। इन सब के जो फायदे जुड़े हुए हैं, इन सब के जो हित जुड़े हुए हैं, वो अमेरिका और यूरोप के मुल्कों से जुड़े हुए हैं, और उनके प्रेशर में ये इजराइल के खिलाफ जबानी जमा खर्च जितना कर लें, बयान जितना दे दें, इसके आगे कुछ नहीं करने वाले हैं। वरना जो कल हुआ है, जिस तरह से सहाफियों को मारा गया है और सारी दुनिया ने उसको लाइव टीवी पर देखा है, होना तो यह चाहिए था कि यूएन की आर्मी वहां पर जाए और इस जंग को रोक दे। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि ये जो कुछ हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इससे खुश नहीं हूं, और साथ में कहा कि 2-3 हफ्तों के भीतर यह लड़ाई बंद हो जाएगी जो हजारों बरस से चल रही है। 1000 बरस से नहीं चल रही है यह लड़ाई। हर लड़ाई को 1000 बरस का बना देते हो ट्रंप। पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में 1000 बरस से लड़ाई करा दी। फलस्तीन की लड़ाई 1000 बरस से तुमने करा दी यहूदियों की बात सुनते हुए। अगर हिम्मत है तो कहो कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के बावजूद 1948 के बाद से ही इजराइल फलस्तीन में जिस तरह से कर रहा है, जिस तरह से लगातार लोगों के घर तबाह कर रहा है, जमीनें कब्जा कर रहा है, लगातार वहां तबाही और बर्बादी मचाए हुए है, उसको रोकोगे? वो रोकने की तो तुम्हारी हिम्मत है नहीं। एंटी सेमाइट कह के किसी को भी तख्ते पर चढ़ा देना है, किसी को भी गिरफ्तार कर लेना है। तुम्हारे अपने मुल्क में टेक्सास से कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के लिए कैंडिडेट हैं वेलेंटारी गोमेज, वो खुलेआम वीडियो बनाती हैं जिसमें कुरान को आग लगाती हैं। खुलेआम वीडियो बनाती हैं, वो वीडियो वायरल है ट्विटर पर, मिलियंस लोग देख चुके हैं। उनको रोकने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है।
अगर किसी ने इजराइल के खिलाफ नारा लगा दिया तो वो एंटी सेमाइट हो गया, वो यहूदियों के खिलाफ हो गया। लेकिन सरेआम कुरान को कोई जला दे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह की तुम्हारी नीतियां हैं, तुम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो जो कुछ वहां पर हो रहा है। तुम्हें दुख क्या होगा? तुम्हें सब अच्छा लग रहा है, बातें कर रहे हो, तुम्हें चाहिए नोबेल प्राइज, लेकिन तुम्हारी आस्तीन पर इतना खून लगा हुआ है कि जितनी बार हाथ उठाओगे टपक के वो खून जमीन तक आएगा। तुम्हारे जैसा लीडर अमेरिका को मिला है, यह बदकिस्मती है, और अमेरिका इस दुनिया का लीडर है, यह सारी दुनिया की बदकिस्मती है। दुनिया जो खामोश बैठी हुई है, सीधे पत्रकारों के मार दिए जाने पर बयान आ रहे हैं। बस राइटर्स ने एक बयान देकर छोड़ दिया। उसके बाद राइटर्स की एक पत्रकार हैं वलेरी जिंक, ये कनाडा की रहने वाली हैं और फोटोग्राफर हैं जो राइटर्स के लिए फोटोग्राफी करती थी। राइटर्स का जो आई कार्ड था इन्होंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, रख दिया और एक बयान दिया कि जो अखबार अपने पत्रकारों के साथ खड़ा नहीं हो सकता है, उस अखबार में काम करने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, राइटर्स के लिए रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया, जबकि वो कनाडा में हैं। उनके सीने में दर्द उठा कि मेरी एक साथी जो राइटर्स को खबरें भेजा करती थी, जो राइटर्स को तस्वीरें भेजा करती थी, उसको डे लाइट में मार दिया गया, दिन दहाड़े मार दिया गया, लेकिन राइटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपनी नौकरी छोड़ सकती हैं, लेकिन ये हुक्मरान जो इजराइल के पैसे पर इस कदर बिके हुए हैं, इनसे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देता हूं। ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के बीच में तनातनी चल रही थी, बहुत सारे बयान आए थे। इजराइल यानी नेतन्याहू ने वहां के जो राष्ट्रपति हैं अल्बनीज, उनको कमजोर कहा था। उसके बाद अल्बनीज का बयान आया था कि बच्चों को मारने से कोई मजबूत नहीं हो जाता है। यह सारा किस्सा तो आप जानते हैं, लेकिन उसके बाद किस तरह का प्रेशर पड़ा है, इससे आप समझ सकते हैं कि वहां कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ यहूदी इलाकों पर छोटे मोटे हमले हुए थे। उसको लेकर उन्होंने ईरान को जिम्मेदार ठहराया है और ईरान के राजदूत को ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया है। और उनका कहना है कि ईरान की जो आर्मी है IRGC, उसको आतंकवादी संगठन का दर्जा देने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ये तो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। इजराइल के खिलाफ कुछ बोल दिया, उसके बाद अमेरिका से प्रेशर पड़ा तो अमेरिका को खुश करने के लिए ईरान के ऊपर भी एक इल्जाम लगा दिया। इस तरह के हुक्मरान हैं दुनिया में, और खास तौर पर कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो गोरे मुल्क हैं, ये जो व्हाइट मुल्क हैं, जिन्होंने दुनिया को सिर्फ लूटा है, जिनके देशों में जो बहार है वो दुनिया को लूट कर आई है, इनका ना कोई धर्म है, ना दीन है, ना ईमान है, और ना ही किसी भी तरह की मोरालिटी इनके अंदर बची हुई है। इनसे दुनिया को कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये कुछ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को और ज्यादा बर्बाद और तबाह करेंगे। चीजें बदल रही हैं। पियर्स मॉर्गन जैसा आदमी जो इजराइल के हमेशा साथ रहा है, अगर आप उसके शो देखते होंगे, मैं तो लगभग रेगुलर देखता हूं, यह जानने के लिए कि क्या चल रहा है दुनिया में, तो वो हमेशा इजराइल के साथ रहा है। लेकिन वो भी अब नाराज है। जो ट्वीट किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, IDF ने जो ट्वीट किया कि जानबूझकर नहीं हुआ, हमसे गलती हुई, उसको रिट्वीट करते हुए उसने लिखा है कि यह सब जानबूझकर हुआ। कितनी बार पत्रकारों की हत्या तुम लोग कर चुके हो। दुनिया में फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, लेकिन ये बिके हुए हुक्मरान जिन्होंने अपनी मोरालिटी इजराइल के कदमों में रख दी है, ये इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सही हक के पक्ष में खड़े होने के लिए अभी तक नहीं है। एक और बड़ी खबर वहां से आई है, और जिस खबर पर बहुत बातचीत नहीं है, कुछ एक अखबारों में छपी, बाकी सब जगह दबा दी गई। IDF के चीफ ने बहुत क्लियर कहा है नेतन्याहू से कि डील टेबल पर पड़ी हुई है। हमास डील के लिए तैयार है, सीज फायर के लिए तैयार है। बेहतर यही होगा कि उस डील को एक्सेप्ट कर लो। अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो सिर्फ नुकसान और नुकसान होना है। इसके पहले IDF के सोर्सेज कह चुके हैं कि गजा के ऊपर कब्जा करने में सालों लग जाएंगे। जो 7 अक्टूबर तक यानी कि तकरीबन 2 महीने के अंदर प्लानिंग थी इनके गजा पर कब्जा करने की, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी और दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ बदनामी होगी। YT नेट में ऐसा ही एक आर्टिकल छपा है जो एक ज़ायनिस्ट का आर्टिकल है। वो भी कह रहा है कि नेतन्याहू के सामने सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि जंग बंद कर दें और जो समझौता हो रहा है वो समझौता कर दें। इजराइल की सड़कों पर, तेल अवीव की सड़कों पर लगातार जनता आ रही है, लगातार भीड़ लगी हुई है। कई बार हाईवे बंद हो गया है। ऐसा नहीं है कि इजराइल की जनता कोई
गजा के फेवर में आ गई है, लेकिन ये जानती है कि जितने दिनों तक जंग चलेगा उतना नुकसान होगा और जो थोड़े बहुत होस्टेज बचे हैं उनके भी बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। तो वो जनता लगातार सड़क पर है। आर्मी का चीफ कह रहा है समझौता कर लो। वहां के तमाम जर्नलिस्ट आर्टिकल लिख रहे हैं कि समझौते के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू बजिद है। ऐसे में अगर ट्रंप कह रहा है कि 2-3 हफ्तों में जंग रुक जाएगा, तो ट्रंप किस चीज की बात कर रहा है? 2-3 हफ्तों में गजा पे कब्जा तो नहीं कर पाएंगे, हमास को कंटेन तो नहीं कर पाएंगे, ये तो तय है। तो क्या ट्रंप डील के बारे में बात कर रहा है? देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप की बात और गधे की लात एक जैसी ही होती है। दोनों का कुछ नहीं कहा जा सकता, कब बदल जाए, कब किस तरफ चली जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आज वो कहेगा समझौते की बात, कल कहेगा वहां रिविएरा बना रहे हैं, परसों कहेगा नेतन्याहू सही नहीं कर रहे हैं, नरसों कहेगा जंग बंद हो जानी चाहिए। सच में अमेरिका वालों और दुनिया की किस्मत बेहद खराब है कि इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको ट्रंप जैसा लीडर मिला है जो दुनिया को तबाही की तरफ बड़े आराम से लेकर जा रहा है। अब चलते हैं यमन की तरफ। हुथी ने एक बड़ा आक्रमण किया था इजराइल के ऊपर, मिसाइल फेंकी थी जो अपने निशाने पर पहुंची थी और उसके बाद बदला लेने के लिए इजराइल ने भी बमबारी की। एक वीडियो आया बड़ा मजेदार कि इजराइल की बमबारी चल रही है, एक तरफ आग लगी हुई है, लेकिन हूथी के लोग, यमन के लोग आराम से डांस कर रहे हैं। इतनी लंबी जंग झेली है उन्होंने, इतनी तबाहियां झेली हैं कि इजराइल के सामने झुकने वाले तो नहीं है। उन्होंने वादा किया है कि इजराइल के हमले का भी बदला लिया जाएगा, जल्दी ही इजराइल में और मिसाइलें बरसेंगी। लेबनान की बात करें तो लेबनान में लगातार कोशिश हो रही है कि हिजबुल्लाह से हथियार छीन लिए जाएं, हिजबुल्लाह के हथियार रखवा लिए जाएं। कह रहा है नेतन्याहू कि हम इसमें मदद करने को तैयार हैं, लेकिन नईम कासम बहुत साफ जानते हैं कि इस मदद का मतलब क्या है और उन्होंने बिल्कुल क्लियर एक बार फिर से किया है कि हम किसी हाल में हथियार नहीं छोड़ेंगे। सीरिया की अगर बात करें तो सीरिया और इजराइल के बीच में समझौते की खबरें इजराइल के अखबारों में काफी आ रही हैं और कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है या अमेरिका का दावा है कि सितंबर में दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा, सिक्योरिटी समझौता हो जाएगा। लेकिन बराक डेविड ने कल ट्वीट किया कि उनके सोर्सेज कह रहे हैं कि बातें ही बातें हैं, अभी समझौते के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सीरिया को जिस तरह से जुलानी ने इजराइल के कदमों में झुका दिया है, हो भी जाए समझौता तो क्या फर्क पड़ना है। एक हिस्सा जो इजराइल को चाहिए था वो पहले ही कब्जा कर चुका है और वो किसी भी हाल में वो हिस्सा छोड़ने वाला नहीं है। तो इस समझौते में सीरिया को मिलना कुछ नहीं है, पैसे मिल सकते हैं जैसे यूरोप से मिल रहे हैं, अमेरिका से मिल रहे हैं। जुलानी के जो स्विस बैंक अकाउंट होंगे वो फूल जाएंगे, जुलानी के आसपास के लोग रईस हो जाएंगे, लेकिन सीरिया को कहीं कुछ मिलना नहीं है। एक बड़ी खबर यह है कि इराक से अमेरिका ने अपनी टुकड़ियां, सैनिक टुकड़ियां हटा ली हैं। इधर ईरान का आप जानते हैं, इजराइल लगातार ईरान को निशाना बना रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है। तो एक शक ये हो रहा है कि क्या आर्मी बेसिस से जो अपनी आर्मी हटाई है अमेरिका ने, वो इसलिए हटाई है कि आने वाले कुछ वक्त में इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है और एकदम नहीं चाहता अमेरिका कि उसके जो बेसेज हैं उसको अगर निशाना बनाए ईरान तो उसको नुकसान हो, इसलिए उसने अपनी टुकड़ियां हटा ली हैं। यह अभी अंदेशा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इजराइल ईरान का वार खत्म नहीं हुआ है, कभी भी ये दोबारा शुरू हो सकता है और गजा में जो कुछ हो रहा है ये उसके लिए भी एक कवर हो सकता है। क्या होगा, कैसे होगा, जब होगा, जैसे होगा, मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और अगर पॉसिबल हो तो हमारी मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। एक ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।